ये मेरे हाथ में है क्लास 9th का पूरा सिलेबस। टोटल 11 चैप्टर्स हैं और साइंस पढ़ाने वाला हूं मैं। मेरा नाम है अंकित कौरव। जो बच्चे मुझे पहले से नहीं जानते हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पिछले कई सालों से कई बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूं। क्लास 9th आ चुकी है और इसके बाद हमारा क्लास 10th है। अगर क्लास 9th में आप लोगों ने फोकस बिल्कुल भी नहीं किया ना तो बेटा 10th क्लास में बहुत पछताना पड़ेगा। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर क्यों बोला जाता है सेल को एक बेसिक यूनिट? समझो तो सेल, आपने किसी बिल्डिंग को देखा होगा, वो बिल्डिंग किससे मिलकर बनती है? वो छोटे छोटे ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर बनती है। वैसे ही अगर मैं मेरे बॉडी की बात करूं तो मेरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। अब ये सेल्स अलग अलग टाइप के हैं। कुछ सेल्स ने मेरी बोन्स बनाई हुई होंगी, कुछ सेल्स मसल्स बना के रखे हैं, कुछ सेल्स मेरी स्किन बना के रखे हैं। ऐसे ही बॉडी में अलग अलग पार्ट जो है वो मेरा सेल से मिलकर बना, ठीक है। और इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द नेशन बिल्डर्स क्लासेस की वीडियोस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 9th और 10th की सारी डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब भाई ये चीज कभी ना कभी ना तो किसी ने पता लगाई होगी कि सेल, हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। तो रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिनने पहली बार एक सेल को डिस्कवर किया था। डिस्कवर का मतलब उन्होंने पता लगाया था कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, रॉबर्ट हुक ने बस उसे पहली बार ऑब्जर्व किया या मैं बोलूं डिस्कवर किया। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, पहला क्वेश्चन यही मिल गया है। अच्छा, उनने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। डेड सेल यानी वो एक मरा हुआ सेल था। अब ये डेड सेल कहां से आया होगा? और हम अगर ये बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है तो ये डेड सेल कहां से आया? भाई इसने ये जो सेल है वो लिया था एक कॉर्क स्लाइस से। पेड़ की छाल जो होती है, पेड़ की छाल देखिए, रूखी होती है बिल्कुल, ऐसा लगता है ड्राइड, मरी हुई। वहां से उसने अपना पहला सैंपल लिया। वो साल था 1665। 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल डिस्कवर किया। अब उन्होंने ये चीज कहां से पता लगाई होगी? भाई कुछ ना कुछ उनके पास इक्विपमेंट तो होंगे। तो उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे सेल के बारे में उन्होंने खोज करी। अब ये सेल कहां से लिया था? ये लिया था कॉर्क स्लाइस से या बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल से लिया था। तो यहां तक तो हमने देख लिया है कि पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था, सैंपल कहां से लिया गया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब इनने पहली बार उस अपने खुद के सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से एक बार्क ऑफ अ ट्री या कॉर्क स्लाइस, पेड़ की छाल को ऑब्जर्व किया तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखा इस तरीके से। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें छोटे छोटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खी के छाते जैसा ये नजर आ रहा है। तो उन्होंने इन छोटे छोटे रूम्स को नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। यहां तक क्लियर है भाई? रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल पहली बार डिस्कवर किया, कॉर्क स्लाइस से किया था इन द ईयर 1665। खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने उस चीज को जो उन्होंने देखा उसको सेल नाम दिया। आगे बढ़ते हैं तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ पे सेल की डेफिनेशन ध्यान से देखिए। ये हमारा एक एनिमल सेल बना हुआ है, आगे हम प्लांट सेल भी पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऐसी डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को एक बहुत ही जरूरी यूनिट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके बॉडी में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और आपके बॉडी में कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। अच्छा, जैसे भाई मैं अपने बॉडी में एक ब्लड की बात करूं तो ब्लड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं मेरी बॉडी में अगर बोन्स की बात करूं तो बोन्स भी शेप प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मसल्स की बात करूं तो मसल भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। स्किन, स्किन मेरे बॉडी में एक आउटर कवरिंग लेयर बना के रखे है। तो हर एक स्ट्रक्चर, हर एक सेल क्या कर रहा है? एक स्पेशल फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर सेल को फंडामेंटल बॉडी क्यों बोला गया? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीजें होना बहुत कॉमन है। पहली चीज, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा और दूसरी चीज कि वो अपने आप में कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा। तो सेल अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, तीसरी चीज क्या बोली गई है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में सारे जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होंगे? सेल से। ये तीन चार पॉइंट जो आपको याद रखना है। पहली चीज, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, बहुत ही बेसिक यूनिट है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनता है। दूसरी चीज कि भाई ये सेल आपके बॉडी में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फिगर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बॉडी में अगर आपको देखने मिल रहा है तो दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर एक ह्यूमन बीइंग का होता है।
वैसे ही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके पास रूट्स होती हैं, उनके पास शूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं ऐसी किसी एनिमल की बात करूं, डॉग की बात करूं, काऊ की बात करूं, तो इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। फिर भैया एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस इन दी देमसेल्फ, सेल्स अपने ही आप में कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सिंगल सेल अमीबा की बात करें तो वो अपने आप में ही पूरे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन भी वो खुद सेल अपने आप में लेगा, रेस्पिरेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीट करेगा। सेम अगर मैं मेरी बॉडी की बात करूं तो मेरे बॉडी में अलग अलग सेल्स क्या कर रहे हैं भाई, एनर्जी बना रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सारे फंक्शंस भी सेल अपने आप में कर सकता है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने। अब यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखेंगे तो ये एक बेसिक सेल का डायग्राम बनाया गया है, जिसमें कुछ अपैरेटर हैं या मैं बोलूं ऑर्गेनल्स हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं भाई, कि सबसे पहली बार एक डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहली बार एक डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। ये कुछ डेट्स हैं जो जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल डिस्कवर किया। 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल डिस्कवर किया, ठीक है। और कहां से किया था, कॉर्क स्लाइस से किया था। फिर उसके बाद 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। कहां से किया, पॉन्ड वाटर से। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया और 1675 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि पहली बार डेड सेल किसने डिस्कवर किया, तो उसका आंसर हमें रॉबर्ट हुक लिखना है, ईयर था 1665। पहली बार लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने इन द ईयर 1674। अब उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने पहली बार बताया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है हम आगे जानेंगे थोड़ा और बेसिक डिटेल में, पर मैं अभी ऊपरी ऊपरी बता दे रहा हूं कि न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का ब्रेन है। मेरे बॉडी में मेरी बॉडी पूरी कंट्रोल कहां से हो रही है भाई, ब्रेन से, ठीक है। ऐसे ही एक सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल होते होंगे ना, उनके बॉडी में भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से सिग्नल आता होगा। तो बेसिक जो सिग्नल प्रोवाइडर है वो क्या है, न्यूक्लियस, ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार न्यूक्लियस डिस्कवर किया, कौन सा ईयर था वो, 1831। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आते हैं तीन सेल थ्योरीज। सेल थ्योरी मतलब सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो हर एक सेल पर लागू होते हैं, ठीक है, या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हर एक जीवित प्राणी पर लागू होता है वो सिद्धांत। हम किसी भी चीज की बात करते हैं लाइक फिजिक्स, तीन लॉ हम पढ़ते हैं मोशन के, वो लॉ ऑफ मोशन हर जगह लागू होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड एक्शन का रिएक्शन वाला, ठीक है। ये तीन लॉ जो न्यूटन ने दिए थे, वैसे ही थ्योरी दी गई थी हमारे सेल के अकॉर्डिंग। इन द ईयर 1838, 1838 में एक बॉटनिस्ट थे मैथियस जैकब स्क्लेडन, शॉर्ट फॉर्म में आप मैथियस स्क्लेडन से याद रख सकते हो, और अगर वो भी याद नहीं आ रहा है तो मैथी, मैथी सुना होगा, मैथी जो हम खाते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। मैथियस स्क्लेडन ने पहली बार ये बताया कि दुनिया के सारे प्लांट जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। मैथियस स्क्लेडन ने पहली बार बताया कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। कौन सा ईयर था, 1838। तो मैथियस स्क्लेडन के बाद जस्ट एक साल बाद, देखिए 1838 में उन्होंने पहली बार ये बताया कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने। उसके बाद एक साल बाद मैथियस स्क्लेडन की थ्योरीज को पढ़ते हुए, मैथियस स्क्लेडन की थ्योरीज को पढ़ते हुए हमारे थियोडोर श्वान ने बताया, देखिए 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बनते हैं। ये दो ऐसी थ्योरीज थी जो कि सेल थ्योरी के पहले दो पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद 1850 में एक पोस्टुलेट और ऐड हुआ, वो अभी हम जानेंगे। तो 1838 में मैथियस स्क्लेडन ने प्लांट्स के बारे में बताया कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, और 1839 में थियोडोर श्वान ने हमें ये बताया कि सारे एनिमल सेल से मिलकर बने। अच्छा, इसके बाद 1850 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ।
1850 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ बर्चाओ, जिन्होंने पहली बार बताया कि भैया सेल से बनते तो हैं, ठीक है मान लिया, इन दोनों ने बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल से मिलके बने, बट ये सेल आया कहां से? तो रुडोल्फ बर्चाओ ने बताया कि भाई कोई अगर सेल है तो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, सपोज करिए कि ये एक सेल है, ये सेल कहां से आया होगा? जब कोई एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट हुआ होगा, तब जाकर ये सेल बना होगा। ठीक है, तो इस थर्ड थ्योरी को आप समझ रहे हो? ईच सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल अगर बन रहा है तो वो किसी ना किसी पुराने सेल से डिवाइड होकर ही आया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फिर भाई वो सेल कहां से आया? वो भी किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर ही बना होगा। और दुनिया का सबसे पहला सेल कैसे बना था? तो इसके लिए आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हो, मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो डाली है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब एक और टर्म याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मैं सेल की बात कर रहा हूं तो सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको मैं बोलता हूं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में मुझे किसने बताया? परकिंजे ने। ईयर था 1839। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेल के कुछ बेसिक पार्ट्स पे। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये कुछ बेसिक थ्योरीज थी, बेसिक डेट्स थी या बेसिक डिस्कवरी थी जो आपको क्लास 9th के चैप्टर सेल के बारे में याद रहनी जरूरी है। पहली चीज हमने डिस्कवरी पढ़ी, डेड सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरीज क्या थी और प्रोटोप्लाज्म क्या है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई डिफरेंट चीजें कहां से ओरिजिन हुई। अब सेल है तो सेल के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स भी होंगे, तो हम स्ट्रक्चर्स के बारे में, या कुछ सेल है तो उसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वाले स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसे बोला जाता है? इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल। ये सेल है और यहाँ पे ये देखिए ऑरेंज कलर की, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बनती किससे है? ये बनती है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल। इट सेपरेट द कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर के मटेरियल को सेल के बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिर्फ जरूरी सामान को ही या जरूरी मटेरियल्स को ही अंदर बाहर होने देती है। ठीक है, ये सपोज करिए सेल है, यहाँ पे कोई एक ऐसा मटेरियल है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर मैं ले रहा हूं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर होती है। अब ये उसको बाहर नहीं जाने देगी। या मैं इधर पे एग्जांपल दूं, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, उसके अंदर कोई भी नीड नहीं है तो उसको अंदर पास नहीं होने देगी। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि जिसकी जरूरत होती है वही बस आर पार हो पाता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं, तो इट प्रोवाइड दी स्ट्रक्चर टू द सेल। अब भाई बाहरी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो वो एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। मेरे बॉडी को मेरा स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड करके रखा है? भाई स्किन से। ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और इस स्किन के अंदर मेरे इंटरनल ऑर्गेनल्स होंगे, ब्लड होगा, बोन्स होंगी, मसल्स होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इट प्रोवाइड दी स्ट्रक्चर टू द सेल। ये बनती किससे है? ये बनती है लिपिड और प्रोटीन से। और इसका नेचर कैसा होता है? इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है ये लिपिड्स है, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आती है डिफ्यूजन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये मटेरियल्स को अपने अंदर बाहर कैसे ट्रांसफर करती है? तो वो करती है डिफ्यूजन प्रोसेस से। क्लास 9th में ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द स्प्रेडिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये दो डायग्राम से आपको समझाया गया है। ये येलो कलर का जो है वो सेल है, इसके अंदर देखिए कुछ कम पार्टिकल प्रेजेंट है और इसके बाहर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब ये पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एंटर कर जाएंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ बराबर मात्रा हो गई पार्टिकल्स की, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, यानी मटेरियल्स का डिफ्यूज हो जाना किसी ज्यादा क्वांटिटी से किसी कम क्वांटिटी वाले एरिया तक। ठीक है, अब कोई भी सेल कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अपने बॉडी के अंदर ले पाता है या सेल के अंदर पास करा पाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। CO2 जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ही
मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैपेंस ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर ये दूसरी प्रोसेस आई है, ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है जो हम वाटर के लिए यूज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहता है द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, the movement of the water from the higher concentration to the lower concentration is called osmosis। किसी भी वाटर मॉलिक्यूल हो या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल हो, उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। सेम अगर वही मैं गैसेस की या सॉलिड की बात करूं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस करते हैं हम वाटर के लिए। अब ऑस्मोसिस के तीन टाइप होते हैं या तीन स्टेट होते हैं। पहला होता है हाइपोऑस्मोसिस, दूसरा होता है आइसोऑस्मोसिस और तीसरा होता है हाइपरऑस्मोसिस। तीन सिचुएशंस होती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सिचुएशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग टुवर्ड्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपोऑस्मोसिस। इमेजिन करिए कि सेल के अंदर वाटर की बहुत कमी है और सेल के बाहरी एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा प्रेजेंट है। देखिए सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं था और वाटर मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जब पास होना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे सेल के फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर सराउंडिंग टुवर्ड्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपोऑस्मोसिस, ठीक है। इस कंडीशन में सेल की साइज इंक्रीज होती है या बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है आइसोऑस्मोसिस। सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो कि भाई इस कंडीशन में दोनों ही तरफ, सेल के अंदर और सेल के बाहर, बराबर मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है, तो मूवमेंट अंदर भी हो सकता है या मूवमेंट बाहर भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन होती है हाइपरऑस्मोसिस। थर्ड कंडीशन होती है हाइपरऑस्मोसिस when the amount of water, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, when the amount of water inside the cell is more than the outer surrounding, the water will move outward and cell will shrink, cell size decreases, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हुई जिसमें सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है और सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट होने लगेगा, जिस कंडीशन में क्या होगा, सेल की साइज धीरे धीरे डिक्रीज होगी और उस कंडीशन में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा सेल। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब कि भाई सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन का दूर जाना, ठीक है। ये तीन कंडीशन बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी सेल किसी मटेरियल को अपने अंदर कंज्यूम करता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ द फूड इनसाइड द सेल। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर अभी हमने देखा था, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल होती है तो कोई फूड पार्टिकल है उसको वो एनगल्फ कर लेती है। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल्स थे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेना था, ये आउटर एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर का एरिया है और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर बताया गया देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और साइटोप्लाज्म। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो धीरे से फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे और ये मेम्ब्रेन जो है उसको एनगल्फ कर लेगा और एनगल्फ करने के बाद वो मटेरियल अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस के जरिए, दिस प्रोसेस ऑफ द सेल बाय व्हिच इट टेक्स द फूड एनगल्फिंग इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। किसी भी मटेरियल का एनगल्फ करके मतलब जकड़ने के बाद उसको अंदर लेकर आने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। आगे बढ़ते हैं सेल वॉल पे। प्लांट की कंडीशन में ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, एनिमल्स में ये सेल वॉल नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, ये कंडीशन या ये मेम्ब्रेन सिर्फ हमें सेल वॉल प्लांट में ही दिखेगी। द टफ आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ये ग्रीन कलर की आप जो देख रहे हो, दिस इज दी सेल वॉल और इसके अंदर ये वाली जो लेयर है इट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बनती किससे है? ये बनती है सेल्यूलोज से। बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है, टफ मटेरियल होता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट। ये जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। अब ये प्लांट सेल में पाने का क्या मतलब होता है, क्यों सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है? बिकॉज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई एक कंडीशन होती है जिसमें सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी है और सेल के बाहर एनवायरनमेंट में बहुत कम पानी है, तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कहां होने लगेगा? सेल के बाहर साइड होने लगेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल सेल है। अब हाइपो सिचुएशन हुई, हाइपर सिचुएशन, तो क्या होगा? व्हेन अ लिविंग सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए वो वाटर को लॉस करने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक करके सेल वॉल से दूर जाने लगेगा। देखिए ये वाली लेयर जो थी, दिस लेयर वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और ये ग्रीन लेयर सेल वॉल थी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉम्पैक्ट होके सेल वॉल से दूर आ गई। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहां तक क्लियर आई बात समझ में? दिस फेनोमेना ऑफ लूजिंग वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। यहां पर ये वर्ड भी गलत लिखा है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस।
सेल कंटेंट कम्स क्लोजर, और इसमें क्या होता है, ये जितने भी कंटेंट थे ये पूरे एक साथ आने लगेंगे। ये तो हमने जान लिया कि सेल के आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट वॉल कौन सी होती है। अब सेल के अंदर चलते हैं। न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1850, और ये है हमारे न्यूक्लियस का एक प्रोटोटाइप। ठीक है, ये आपका सेल है और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है इट इज अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन मींस इसके पास दो लेयर होती है। न्यूक्लियस की वॉल को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन वॉल ऑफ न्यूक्लियस पोर्स आर प्रेजेंट। इन वॉल्स में छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हैं। ये होल्स का काम क्या होता है? इन होल्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर, और इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। इन वॉल्स ऑफ द न्यूक्लियस पोर्स आर प्रेजेंट विच अलाउस मटेरियल टू पास थ्रू देम। न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर जाने के लिए या बाहर से अंदर आने के लिए ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे अगर हम बात करें, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर इस पूरे सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस कि ये सेल कैसा है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सकते हैं, क्या क्या इसका फंक्शंस रहते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डबल लेयर दैट एनक्लोज द सेल्स न्यूक्लियस वेयर द क्रोमोसोम्स रिसाइड्स। ये आपका न्यूक्लियस है, ये देखिए दिस इज योर न्यूक्लियस ओवरऑल, और यहाँ पर आपके जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दो चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर। पहली चीज तो आपका क्रोमेटिन यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, और न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर एग शेप्ड स्ट्रक्चर्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। यही क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिवाइड करके अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं और पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से चिल्ड्रंस में। ठीक है, कहां से आपकी इंफॉर्मेशन आती है? क्रोमोसोम्स के अंदर से। क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होंगे पेरेंट से न्यू जनरेशन में, और पूरी जेनेटिक डेटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है भाई? क्रोमोसोम बनता है आपके प्रोटीन और डीएनए से। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए ही ट्रांसफर किया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं डीएनए पे। अ केमिकल इन द सेल ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट दैट कंट्रोल्स व्हाट कैरेक्टर्स दैट एनिमल और प्लांट विल हैव। भाई कोई भी प्लांट या एनिमल का आने वाला स्ट्रक्चर या आने वाले फंक्शंस, वो आगे चल के क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी चीजें कहां पर स्टोर्ड होती हैं? ये स्टोर्ड होती हैं डीएनए में। ठीक है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। डीएनए इज अ काइंड ऑफ केमिकल जो हर एक प्लांट और हर एक एनिमल में होगा, और वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है कि आपके अंदर कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होने वाले हैं। डीएनए होता क्या है? इट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो जनरेशन बाय जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है या कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करता है। लाइक एग्जांपल से समझाता हूं। पेरेंट्स से यंग जनरेशन में या चिल्ड्रंस में ये डेटा ट्रांसफर होता है। अब उस इंफॉर्मेशन में बेसिकली पूरा डेटा होता है कि कैसा वो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, उसके कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे, किस तरीके का उसका कलर होगा, उसकी पूरी बेसिक बॉडी डिजाइन जो है वो किधर पे स्टोर होती है? डीएनए में। और यही डीएनए पेरेंट से चिल्ड्रंस में पास होता है। अब इस डीएनए के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट इज कॉल्ड जीन। एग्जांपल समझिए, ये देखिए, ये आपकी डीएनए का स्ट्रक्चर है और यहां पर ये सिंपल एक आपका जीन है। अब कोई भी जीन किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही जीन जो है वो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में या प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से चिल्ड्रन बॉडी में ट्रांसफर करता है। आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल के बारे में जान लिया, सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में जान लिया, सेल के अंदर जो उसका ब्रेन है न्यूक्लियस उसके बारे में जान लिया। अब इस न्यूक्लियस से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये रीजन दिख रहा है आपको पर्पल कलर का, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये व्हाइट कलर का जो स्पॉट दिख रहा है इट इज योर न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पर्पल कलर का जितना भी रीजन है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, सॉल्ट और अलग टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल।
इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन फॉर द सेल। सेल को मैंने बेसिक ऑर्गेनल बोला, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आपके सेल के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। उन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे सबसे पहला होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपक के रहता है। ये जो है वो न्यूक्लियस है और इसके साइड में ये आप देख रहे हो, इट इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपक के रहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो वॉल्स आपको दिख रही हैं, ये वॉल्स सेम वैसे ही रहती हैं जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल हमने देखी थी अभी पहले वाली स्लाइड में, लिपिड और प्रोटीन वाली। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में ही डिफरेंस समझ लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे लुक रफ बिकॉज दे हैव राइबोसोम अटैच्ड टू इट। आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसके साइड में ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपका हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें आप ये येलो डॉट्स देख सकते हो। ये येलो डॉट्स आप देख सकते हो, इनको बोला जाता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर भी बोले जाते हैं सेल के। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच होते हैं, उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखते हैं तो ये राइबोसोम थोड़े रफ नजर आते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाला, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये फैट और लिपिड बनाने में काम करता है, ठीक है। सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी आपका जो फैट या लिपिड जनरेट होता है, लगता है, वो कहां पर बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जब ये फैट मॉलिक्यूल्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जनरेट करता है या रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द लिपिड्स एंड प्रोटीन रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम वही रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चर और द प्रोटीन दे सिंथेसाइज इज सेंट टू द वेरियस पार्ट अकॉर्डिंग टू द नीड। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है प्रोटीन की। तो वो प्रोटीन कहां से आता है? वो आता है आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरर यानी कि राइबोसोम से। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑर्गेनल होता है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। इसको पहली बार कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था और इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक वेसिकल। आप यहां पे देख सकते हो छोटे छोटे फ्लैट आपको मेम्ब्रेन टाइप के अलग अलग वॉल्स दिख रही होंगी, ये होती है गोल्गी बॉडीज, ठीक है। यहाँ पर सैक के फॉर्म में रहती है। सैक मतलब यहाँ पर इकट्ठे ग्रुप के फॉर्म में रहती है और इनके ग्रुप को बोला जाता है सिस्टन्स, ठीक है। याद रहेगा, गोल्गी अपैरेटस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड फैट सैक वेसिकल है जो किस फॉर्म में रहती है? सिस्टम की। जब ये पैरेलली अरेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। इट हैज कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर अभी हमने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका कनेक्शन होता है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर ये गोल्गी बॉडीज है, यहाँ से ये कनेक्शन होता है जिसके कारण गोल्गी बॉडी जो है वो पैकेजर ऑफ द सेल भी बोली जाती है। जो मटेरियल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड्स जनरेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको वो पास कर देता है गोल्गी बॉडीज में। और गोल्गी बॉडी जो है उसको बढ़िया से पैक करके सेल में जहां भी जरूरत लग रही है वहां पर ट्रांसफर करता है। गोल्गी बॉडीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है आगे जानेंगे हम। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। तो लाइसोसोम्स को बनाने में भी आपके गोल्गी अपैरेटस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे बढ़े आते हैं लाइसोसोम्स पे। लाइसोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आप देखिए सेल, ये सेल है, इसके अंदर ये आपका लाइसोसोम है। It is filled with digestive enzymes which is made up by RER। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो बनाई जाती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इट इज वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितना भी वेस्ट डेवलप हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, वो पूरा जाकर डिस्पोज कहां पर होता है? आपके एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम्स के अंदर। दे क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल। सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ गया है तो उसको वो डिस्पोज कहां करते हैं? डाइजेस्ट कहां करते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर।
This contains very powerful and digestive enzymes capable for breaking down organic material. लाइसोसोम्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को भी डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होता है। इतना ज्यादा पावरफुल उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं। If the cell got damaged or affected, they burst and the enzymes digest their own cell. That is why it is also called the suicidal bags of the cell. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट इसको सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं। पहली चीज कि सपोज करिए सेल के अंदर कोई एक ऐसा मटेरियल आ गया है जो सेल को हार्म कर रहा है, तो सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक जो लाइसोसोम है वो क्या करेगा, उस मटेरियल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, उस मटेरियल को खत्म करने की कोशिश करेगा। पर अगर वो फॉरेन मटेरियल या जो वायरस बैक्टीरिया आया है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ और वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, उस सेल के कंटेंट को वो धीरे धीरे खराब कर रहा है, तो ये जो आपके लाइसोसोम्स हैं ये अपने आप में ही बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी कारण से इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाई आर दी लाइसोसोम्स कॉल्ड दी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? बिकॉज दे बर्स्ट देमसेल्फ एंड डाइजेस्ट द होल सेल टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। लाइसोसोम्स के बाद सेकंड जो ऑर्गेनल होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। दे आर आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है भाई पावर हाउस? बिकॉज दे परफॉर्म्स द एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द एनर्जी। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो आप न्यूट्रिशन से कोई स्टार्च या ग्लूकोज वगैरह ले लोगे, ग्लूकोज को आप कंज्यूम करोगे, ये भी आपके ग्लूकोज कहां पर आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहीं से जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने में आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा, जिस कारण से आपका ग्लूकोज जो है C6H12O6 ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, इसीलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली मेम्ब्रेन आप देखिए, ये जो ऊपर दिख रही है, इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज कॉल्ड द इनर मोस्ट। अब इनर मोस्ट मेम्ब्रेन को आप देखोगे तो ये इनसाइड फोल्डेड है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो अंदर साइड फोल्डेड। अब ये क्यों होती है? देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड फ्रीली परमेबल। ये आउटर वाली मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है और मटेरियल्स को इजीली पास हो जाने देती है। बट while the inner membrane is folded inside for increasing the surface area। पहली पॉइंट फिर से जाते हैं, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां पर बनती है? वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एनर्जी बन रही है तो उसके लिए ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी आपके अंदर या सेल के अंदर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही फुलफिल होती है। इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम सो दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। न्यूक्लियस के माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, तो वो खुद का प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड। कंडीशन है, एक्सेप्शन है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और प्लास्टिड्स को ही किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। ये जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल के पास नहीं होते हैं। और दे हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लास्टिड के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। पहले होते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। पहले होते हैं क्रोमोप्लास्ट जिनको हम कलर प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जिनको हम व्हाइट प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। आगे आते हैं हम वैक्यूल पे। ये सेल के कंटेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्यूल क्या होता है? इट इज अ फ्री स्पेस। ये जो सेल है प्लांट सेल, इसके अंदर आप ये वैक्यूल देख सकते हो। वैक्यूल इज अ फ्री एयर सैक जहां पर मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है। Vacuoles are the storage sacs of the cell. Vacuoles are small in the animal cell. In plant, vacuoles can be 50 to 90% volume of the cell. ठीक है, प्लांट्स के पास सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज सेल के साइज से 50% या 90% तक हो सकती है। यानी कि ज्यादातर रीजन वैक्यूल्स कवर करते हैं प्लांट्स में। क्यों करते हैं अभी जानेंगे। और एनिमल्स में वैक्यूल्स की साइज बहुत ही छोटी होती है। इट प्रोवाइड्स रिजिडनेस एंड टर्जिडिटी टू द सेल। भाई ये जो वैक्यूल है ये प्लांट में एक रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, मींस उसको फ्लेक्सिबल टाइप का बनाता है, वो कोलैप्स नहीं होने देता है क्योंकि एयर सैक प्रेजेंट होता है।
आगे बढ़ते हैं। द स्टोर्ड मटेरियल इंक्लूडेड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में हो सकता है, शुगर हो सकती है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, या प्रोटीन के फॉर्म में मटेरियल स्टोर्ड हो सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है सेल का, सेल डिवीजन। अभी तक हमने सेल के बारे में बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जान लिया, अब आते हैं सेल डिवीजन पे। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डेड सेल्स एंड फॉर ग्रोथ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। हमने सेल थ्योरी पे अगर जाएं तो रुडोल्फ बर्चाओ एक साइंटिस्ट थे जिनने बताया था कि कोई भी सेल एक पुराने सेल से डिवाइड करके ही आया होगा। तो यही जो प्रोसेस है, एक सेल से दो सेल्स का डेवलप होना या बनना, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, अब यहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पहली चीज बोली गई है कि सेल डिवीजन, द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डेड सेल्स। कोई सेल है जो आपकी बॉडी में खराब हो गया या खत्म हो गया, मर गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ के लिए होता है, और एक तीसरी चीज और होती है कि भाई गैमेट्स बनाने के लिए। ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग के लिए जो डिवीजन होता है उसको हम माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, और गैमेट्स बनाने के लिए जो डिवीजन होता है उसको हम मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। डिफरेंस आप देख सकते हो। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल फॉर ग्रोथ, ईच डॉटर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। भाई ये जो टाइप का डिवीजन है ये ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयरिंग के लिए होता है, और हर एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम इन द मदर एंड डॉटर सेल। भाई जो सेल है वो डिवाइड करके अगर दो सेल बना रहा है तो दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल नंबर में रहते हैं, सेम रहते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ये किसमें हेल्प करता है? सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है, या कोई टिश्यू अगर रिपेयर करना है, डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा दूसरा टाइप का सेल डिवीजन होता है मियोसिस। इट इज अ स्पेसिफिक सेल डिवीजन टू फॉर्म द गैमेट्स। अभी गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जब पढ़ोगे 10th क्लास में या क्लास 8 में पढ़ के आयोगे, तो गैमेट्स एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। दो अलग अलग गैमेट्स आपस में आके फर्टाइल होकर एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस डिवीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 थे, यहाँ पर 2 2 2 2 हो गए। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंट डिवीजन है और ये एक हाफ डिवीजन कहलाया जाता है। ये ग्रोथ के लिए होता है माइटोसिस, और मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मिनट में इसको कवर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल इज जनरली स्मॉलर इन साइज, ये छोटे होते हैं। लैक ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड नहीं होते हैं क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है। वैक्यूल साइज इनमें छोटी होती है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन में जो हेल्प करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये अपना कोई भी फूड मटेरियल सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रिशन खुद से नहीं कर सकते हैं एनिमल्स, इसीलिए हम इनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये एक प्लांट एनिमल सेल का डायग्राम है। वहीं पे अगर हम प्लांट सेल के बारे में देखें तो प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़े बड़े होते हैं। दे आर लार्जर इन दी साइज। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग बाय रिजिड सेल वॉल ऑफ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल के ऊपर भी एक प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी, आप यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक वॉल है जो है सेल वॉल। ये देखिए इट इज दी सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट में ही होती है, हमें एनिमल्स में ये देखने नहीं मिलती है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, आपके छोटे छोटे प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है भाई, ये देखिए आप यहाँ पर ये प्लास्टिड प्रेजेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल इनमें एब्सेंट होते हैं, और ये अपना खुद का न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं क्लास 9 का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्लास 10th का एक चैप्टर लाएंगे, लाइफ प्रोसेस, या और क्लास 9th का भी हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।